नमस्कार, मेरा नाम है राखी सिंह। मैं एक बार फिर आ गई हूँ आप सबके सामने इस समाचार प्लस के खास शो में। हमारे साथ में पंडित जी योगेश व्यास जी भी साथ में हैं। नया साल और नए साल में त्योहारों की शुरुआत जनवरी महीने से ही हो जाती है, और वो त्योहार जो सबका मनपसंद त्योहार है, बच्चों के लिए खासकर, वो काटा चारों ओर सुनने को मिलेगा। मकर संक्रांति आने वाली है, बस कुछ ही दिन बाकी है। लेकिन संक्रांति सिर्फ पतंगबाजी का ही नाम नहीं है, संक्रांति में दान पुण्य भी किए जाते हैं। इसी को लेकर हमारे स्टूडियो में हमारे साथ में योगेश जी बैठे हैं। आइए हम उन्हीं से ही बात करते हैं और जानते हैं कि मकर संक्रांति का महत्व क्या होता है। आखिर सबसे पहला सवाल, संक्रांत भी जो है मैं देख रही हूँ बचपन से 14 जनवरी को ही मनाते आए हैं, लेकिन अब पिछले साल भी 14 और 15 2 दिन संक्रांत, कहते हैं कि एक पतंग उड़ाने की और दूसरी दान पुण्य की। तो इस बार संक्रांत कब मनाई जाएगी वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। हाँ, देखिए, नया साल अब शुरू हो रहा है और इस नव वर्ष के जनवरी महीने में ही कई सारे त्योहारों का आयोजन होने वाला है, और उनमें जो विशेष महत्वपूर्ण जो एक त्यौहार है वो मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। अब आपका प्रश्न है कि मकर संक्रांति को इस वर्ष कब मनाया जा रहा है। तो जब सूर्य धनु राशि से निकल गए मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो उस संक्रांति को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। सूर्य प्रत्येक वर्ष में 12 राशियों में 12 बार प्रवेश करते हैं, तो 12 संक्रांतियाँ होती है। इनमें मकर संक्रांति का विशेष महत्व माना जाता है, क्योंकि सूर्य जब धनु राशि में से निकल के मकर राशि में जाते हैं तो पिता पुत्र का एक संयोग बनता है। वैसे तो सूर्य और शनि शत्रुवत व्यवहार करते हैं, लेकिन मकर राशि में सूर्य के जाने पर एक तो जो मलमास चल रहा होता है वो समाप्त होता है, दिन बड़े होने लग जाते हैं, वसंत ऋतु का आगाज होने लग जाता है। और जो लोग शनि से पीड़ित हैं, शनि ग्रह की 7.5 ढैया इनसे पीड़ित हैं, उनके लिए ये विशेष अवसर की तरह देखा जाता है। अब बात है इस वर्ष मकर संक्रांति कब मनाई जाएगी, तो इस बार भी मकर संक्रांति 15 जनवरी को ही मनाई जाएगी, क्योंकि जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आते हैं तो ही सारा देश मकर संक्रांति मनाता है। और इस बार 15 जनवरी की सुबह लगभग 2:45 पर सूर्य धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। इसी कारण से इस वर्ष भी जो मकर संक्रांति है उसको 15 जनवरी को ही मनाया जाएगा। चलिए, मकर संक्रांति 15 जनवरी को मनाई जाएगी, लेकिन जयपुर में तमाम जितने भी बच्चे हैं और जितने भी युवा हैं वो तो 14 को ही मनाएंगे, क्योंकि वहाँ उनके लिए मकर संक्रांति का अर्थ है पतंगबाजी, तिल के लड्डू, फीनी और परिवार वालों के साथ पूरे दिन छत पर रह करके और मस्ती मजाक करना। लेकिन जो घर की महिलाएं हैं, जो बड़े बुजुर्ग हैं, वो मकर संक्रांति को दान पुण्य के हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। तो दान पुण्य का क्या महत्व होता है, किस तरीके से ये हर व्यक्ति के जीवन में अपना प्रभाव डालता है, उस बारे में भी बताएं। जी, देखिए, मकर संक्रांति पर दान का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसा मानते हैं कि मकर संक्रांति पर जो किया हुआ दान है वो सैकड़ों गुना हमें सुफल प्रदान करता है। मकर संक्रांति पर जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं, शनि से पीड़ित हैं, उनके लिए ये एक विशेष अवसर की तरह माना जाता है। मकर संक्रांति पर गंगा जल से स्नान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। जो लोग गंगा किनारे रहते हैं वो गंगा में जाके स्नान कर सकते हैं, और जो लोग गंगा जी के दूर हैं, जैसे हम यहाँ पे दूर हैं, तो वो लोग सुबह जल्दी उठें मकर संक्रांति वाले दिन और स्नान से पहले अपने जल में गंगा जल मिलाएं और फिर उससे स्नान करें। उसके बाद में मकर संक्रांति वाले दिन सूर्य को अर्घ देना विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। तो उस अर्घ में आप जल में केसर डालिए, थोड़ा सा गुड़ डालिए, और अर्घ देते समय उस जल में से आप उगते हुए सूर्य को देखिए। आपको सूर्य को लेकर के बेहद विशेष जो शुभ फल हैं उनकी प्राप्ति होगी। और मान्यता है कि इस दिन पितरों का पिंडदान, तर्पण, ये भी विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। जो लोग पितृदोष से पीड़ित हैं, जिनके ऊपर पितृ की कृपा नहीं हो रही है, तो वो भी इस दिन ये दान पुण्य करें, उनको विशेष शुभ फलों की प्राप्ति होगी। अब बात करें कि दान का समय क्या रहेगा। वैसे तो मकर संक्रांति पर जो पूरा दिन है वो पुण्य काल ही माना जाता है, आप दान कर सकते हैं। तो ये पूरे दिन में सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6:21 तक जो दान का समय है वो चलेगा। फिर इसमें भी अगर विशेष पुण्य काल की बात करें
तो वो सुबह 7:15 से और 9:05 तक का जो समय है वो विशेष प्रकार से माना जाएगा। इसमें मकर संक्रांति पर सूर्य को लेकर के गुड़ का दान और शनि को लेकर के काले तिल और काली उड़द का जो दान है वो विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इस दिन जातकों को जो तिल के बने लड्डू हैं उनका दान करना चाहिए। जिन लोगों के कार्यों में रुकावट आ रही है उनको मकर संक्रांति पर गौशाला में जाके गायों को चारा देना चाहिए, यह विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। और पितृदोष के उपायों के लिए इस दिन पिंडदान तर्पण ये भी करना चाहिए। शुभ कार्य होंगे इस मकर संक्रांति पर शुरू हो जाएंगे, मल मास खत्म होगा और शनि से पीड़ित लोगों के लिए ये मकर संक्रांति दान के माध्यम से बेहद शुभ साबित होने वाली है। चलिए, दान के माध्यम से ये जो मकर संक्रांति है वो सभी के लिए बेहद शुभ होगी। लेकिन आपने बताया बहुत सारे उपाय, तो हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए ये सब जान पाना थोड़ा सा कठिन होगा क्योंकि सबकी अलग अलग राशि है। तो वो अब इसी कंफ्यूजन में रहेंगे कि हमें कौन से वाला करना है। क्योंकि एक बात और कहना चाहूंगी कि मकर संक्रांति को उत्तरायण के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात में उत्तरायण। तो उत्तरायण यानी उतरता हुआ, तो क्या ये राशियों का किसी का क्या भार कम करते हुए ये मकर संक्रांति किसी को शुभ संकेत देकर के जाता है? तो तमाम राशियों के हिसाब से आप थोड़े जो उपाय हैं वो यहाँ पर बताएं, किस पे क्या प्रभाव पड़ेगा इस बार। हाँ, तो हम राशियों की बात करें तो प्रत्येक राशि को अपनी राशि के अनुसार अगर व्यक्ति दान करता है तो निश्चित ही उसके शुभ फलों में कई गुना आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। उत्तरायण से तात्पर्य यह है कि सूर्य जब मकर राशि में आते हैं तो उत्तर की ओर वो गतिशील होना शुरू होते हैं, तो इसको उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। अब बात करें शुरुआत में मेष राशि की, तो मेष राशि वाले जातकों का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है। इनको मकर संक्रांति के दिन में तेल, गुड़, मसूर की दाल, तांबे की बनी वस्तुएं, दही, लाल मिर्च और लाल वस्त्र का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। मेष राशि वाले जातकों को इस बार मंगल ग्रह का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र पूजा घर में लगाना चाहिए और उस यंत्र के सामने ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। बात करें दूसरी वृषभ राशि की, तो वृषभ राशि वाले जातकों का जो स्वामी है वो शुक्र है और इनको मकर संक्रांति के दिन दूध और दही की वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ माना जाता है। इसके साथ ही सफ़ेद तिल के दान, उसके आप सफ़ेद तिल के लड्डुओं का भी दान कर सकते हैं। चीनी, चांदी की वस्तुओं का दान करना बेहद शुभ फल देने वाला माना जाएगा। इनको हस्त निर्मित शुक्र का वैदिक यंत्र लगाना चाहिए और उस यंत्र के आगे इनको ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि वाले जातकों का जो स्वामी है वो बुध ग्रह होता है और इन जातकों को इस मकर संक्रांति पर तिल के लड्डू, हरी सब्जियां, मौसमी फल, साबुत मूंग की दाल, पीले वस्त्र और गुड़ का जो दान है वो बेहद शुभ माना जाएगा। मिथुन राशि वाले जातकों को अपने पूजा घर में बुध ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र लगाना चाहिए और बुध ग्रह का जो मंत्र है ओम ब्राम ब्रीम ब्रूम से बुधाय नमः इसका प्रतिदिन जाप करना चाहिए। बात करें अगली कर्क राशि की, तो कर्क राशि वाले जातकों का जो स्वामी है वो चंद्र ग्रह माना जाता है। इनको इस मकर संक्रांति पर जरूरतमंद लोगों को वस्त्र और घी का दान करना चाहिए। सफ़ेद तिल और तिलकुट का दान करना इनके लिए बेहद शुभ फल देने वाला साबित होगा और इनको अपने पूजा घर में चंद्र ग्रह का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र स्थापित करके चंद्रमा का बीज मंत्र ओम श्राम श्रीम श्रोम से चंद्रमा से नमः इसका जाप करना चाहिए। बात करें अब अगली सिंह राशि की, तो सिंह राशि का जो स्वामी है वो देवता सूर्य हैं। तो इनको इस मकर संक्रांति पर तांबे के बर्तन में तिल या गुड़ के बने हुए लड्डुओं का दान करना चाहिए। इसके अलावा शहद, मूंगफली, गुड़ और गेहूं का दान करना इनके लिए बेहद शुभ फल देने वाला होगा। सिंह राशि वाले जातकों को अपने पूजा घर में सूर्य का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र स्थापित करके सूर्य के बीज मंत्र ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम से सूर्याय नमः इसका प्रतिदिन जाप करना चाहिए। बात करें अगली कन्या राशि की, तो कन्या राशि वाले जातकों का जो स्वामी है वो बुध ग्रह है और इस मकर संक्रांति पर इन जातकों को खिचड़ी, मूंग की दाल,
साबुत हरा मूंग और तिल का दान करना बेहद शुभ फल देने वाला साबित होगा। इन जातकों को अपने पूजा घर में बुध का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र स्थापित करना चाहिए और ओम भ्राम ब्रीम ब्रोम से बुधाय नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई है इन राशियों की, लेकिन यहाँ पर मकर संक्रांति की। योगेश जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगी। जब मैं छोटी थी, मैं छोटी से देखते आ रही हूँ, चाहे मेरे परिवार में मेरी मम्मी हो, दादी हो, या फिर आस पड़ोस की तमाम जो आंटी हो, वो मकर संक्रांति के दिन 14 जो वस्तुएं होती है, चीज़ें होती है, सर्दी के हिसाब से कोई शॉल, सॉक्स, कुछ भी होता है, या फिर कोई सामान, वो 14 चीज़ें जो हैं वो 14 महिलाओं को बांटती है। तो क्या ये जो 14 चीज़ों को बांटना, ये इसी दान पुण्य से जुड़ा हुआ है या फिर इसमें और भी कोई बात है? नहीं, ये इसी दान पुण्य से जुड़ा हुआ है। मकर संक्रांति अक्सर 14 जनवरी को ही मनाई जाती है। इस बार वो 15 जनवरी को पड़ रही है। तो जो 14 वस्तुओं का दान है वो मकर संक्रांति के दान से ही संबंधित माना जाता है। और मकर संक्रांति पर ऐसी मान्यता है, आपको पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ मिलेगा कि सैकड़ों गुना या कई जगह तो 1000 गुना भी शुभ फल देखने को हमें मिलते हैं मकर संक्रांति पर किए हुए दान पे। जो व्यक्ति वर्ष भर कोई दान नहीं करता, और ऐसे कई लोग हैं जो दान को खुद ग्रहण करते हैं, तो वो लोग भी यथाशक्ति मकर संक्रांति पर दान करते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन किया हुआ दान कभी व्यर्थ नहीं जाता। और ग्रंथों की बात करें तो जो ग्रह कुंडली में हमें दुष्प्रभाव दे रहे होते हैं, तो उन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान मकर संक्रांति पर उन ग्रहों के जो दुष्परिणाम है उनको कम करने में बेहद विशेष जो महत्वपूर्ण भूमिका है उसको निभाता है। जैसे हम बात कर लेते हैं, मकर संक्रांति पर जो सूर्य है वो धनु राशि से निकल के मकर राशि में प्रवेश करते हैं। तो सूर्य और शनि का एक तरीके से वो मिलन हो रहा है। ये पिता पुत्र का इनमें रिश्ता है, लेकिन शत्रुवत व्यवहार करते हैं। उसके बावजूद भी जो लोग शनि से पीड़ित है, शनि की जिनको ढैया चल रही है, शनि की 7.5 चल रही है, या शनि की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा से जो पीड़ित है, तो उनको शनि से संबंधित मकर संक्रांति पर जो दान है बेहद शुभ फल प्रदान करते हैं। तो शनि के दान में जो काली उड़द है वो श्रेष्ठ मानी जाती है। आप काले तिल का प्रयोग कर सकते हैं। एक नारियल को अपने ऊपर से उल्टा वार के 21 बार एंटी क्लॉक वार के पानी में बहाना, ये भी शनि और राहु से संबंधित बेहद शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। राहु को लेकर के मकर संक्रांति पर जो कच्चे कोयले हैं जो लकड़ी से बनते हैं, तो उनको भी जल में बहाना, प्रेस वाले, हाँ जी, जो लकड़ी से बनते हैं वो, तो प्रेस में तो कई बार वो पत्थर के कोयले का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ जो हमें करना है वो लकड़ी से जो बने कोयले हैं उनको अपने को प्रवाहित करना होता है। तो नारियल को प्रवाहित करें, मूंग की दाल प्रवाहित करें। कुछ लोग मंगल ग्रह से जैसे पीड़ित हैं, तो उनको इस दिन बहते हुए जल में जो चोला होता है, हनुमान जी के लिए जिनका प्रयोग होता है, तो उसको बहाना चाहिए। सूर्य ग्रह से जो पीड़ित लोग हैं उनको अपने ऊपर से गुड़ को 21 बार एंटी क्लॉक वार करके गुड़ को पानी में प्रवाहित करना चाहिए। इससे सूर्य को लेकर के शुभ परिणाम उनको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से बुध ग्रह अगर शुभ परिणाम नहीं दे रहे हैं तो मूंग की साबुत दाल को अपने ऊपर से वार करके पानी में बहाना बेहद शुभ फल देने वाला होता है। अब जो लोग नदी किनारे रहते हैं उनको जल की व्यवस्था आसानी से हो जाती है, लेकिन जो लोग नदी किनारे नहीं है तो उनको ये सारी वस्तुएं वार के या तो मंदिर में पहुंचानी चाहिए या फिर किसी जरूरतमंद व्यक्ति को इनको देना चाहिए। जैसे केतु की बात करें तो केतु को लेकर के, केतु और राहु एक जैसे दुष्परिणाम देने वाले ग्रह होते हैं, लेकिन राहु को ज़्यादा प्रभावी माना जाता है, केतु भी उसमें विशेष महत्वपूर्ण रहते हैं। तो केतु की शांति के लिए मकर संक्रांति पर व्यक्ति को जो मूंगफलियां हैं, कच्ची मूंगफलियां, उनको अपने ऊपर से एंटी क्लॉक वार करके 400 ग्राम मूंगफली को आपको किसी जरूरतमंद व्यक्ति को देना चाहिए। निश्चित रूप से केतु के दुष्परिणामों में आपको काफ़ी कमी देखने को मिलेगी। राहु और केतु का एक साथ अगर दान की बात की जाए तो जो कंबल है, काला और सफ़ेद मिक्स कलर वाला जो कंबल है, आप उसकी पूजा करके किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान करिए। आपको राहु और केतु के दुष्परिणाम में काफ़ी ठीक प्रभाव देखने को मिलेगा।
आपने योगेश जी बहुत सारे है ना उपाय बताए हैं, लेकिन है ना उसमें एक चीज जो मुझे मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट ले आई कि पिता पुत्र में नहीं बनती है, जैसे शनि और सूर्य में नहीं बनती थी, तो आज भी हालांकि हमारे समाज में पिता पुत्र की कम ही बनती है। कारण क्या ये है कि माताएं बहुत दान कर रही है, इसलिए उनका दान कारगर हो रहा है, तो यहाँ पे माताओं के साथ में पुत्र की जोड़ी अच्छी बनती है। और दूसरी बात, ये जो 14 का जो आंकड़ा है ये अब घूमकर कहीं ना कहीं 15 पर पहुंच गया है। पहले ये भी हम देख रहे हैं कि आजकल जितने भी तमाम त्योहार हैं वो जो जिस वक्त हुआ करते थे वो एक कुछ घड़ी तय हो गई है कि नहीं, अब आधा दिन से शुरू होकर अगले आधा दिन पे जाएगा, तो अब ये संक्रांत भी 14 से शिफ्ट होकर के 15 पर पहुंच गई है। देखिए ऐसा नहीं है, पहले भी सब घड़ी पल के हिसाब से चलता था, आज भी वही सब चल रहा है। अब आज इतने सारे माध्यम हो गए तो सूचना तुरंत लोगों तक पहुंच जाती है, तो एक ये वजह है। होता ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि जो सूर्य है वो मकर राशि में जब प्रवेश करेगा तो सारा जो देश है वो मकर संक्रांति उसी में मनाएगा। तो अब जो सूर्य है वो सुबह 15 तारीख को सुबह 2:45 पर मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो उदया तिथि के अनुसार जो मकर संक्रांति है वो 15 जनवरी को ही इस बार मनाई जाएगी। और ऐसे ही होता है कि माध्यम जितना सरल हो जाएगा लोगों तक पहुंचने का, तो उतनी ही जो व्यवस्था है वो परिवर्तित होती जाएंगी। और आपको मैं पिता पुत्र वाला जो आपने प्रश्न पूछा, तो वो कुंडली से ज़्यादा सटीक समझ में आता है। कुंडली में जब भी सूर्य और शनि की युति होती है तो सूर्य शनि का एक अंधक योग बनता है। सूर्य पिता का कारक ग्रह है। आपने जो माता का पूछा उसमें चंद्रमा एक कारक ग्रह होता है माता का। तो अगर व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन ठीक है, चंद्रमा पाप ग्रहों से पीड़ित नहीं है, युति नहीं कर रहा है, नीच राशि में नहीं है, और चतुर्थ भाव माता का रहता है कुंडली में, चतुर्थ भाव की भी स्थिति ठीक है, तो उस व्यक्ति के माता से संबंध ठीक होंगे। पिता को लेकर के दशम भाव पिता का है, सूर्य पिता का कारक है। किसी भी व्यक्ति की कुंडली में दशम भाव पीड़ित है, सूर्य भी अगर पीड़ित है और ये सूर्य शनि का एक योग बन गया, अंधक योग बन गया, तो उसको पिता से मतभेद के साथ ही उसको शासन और प्रशासन से भी परेशानी देखने को मिलेगी। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में जुड़ा हुआ है तो आपको गवर्नमेंट जॉब में भी उसको बहुत सारी दिक्कतें देखने को मिलेंगी। कई बार उसको सीनियर से परेशानी होगी, कई बार उसको टाइम पे प्रमोशन नहीं होगा, या वो जिस पद पे पहुंचने की क्षमता रखता है उस पद पे पहुंचना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। चलिए, हम राशियों की बात कर रहे थे, दर्शक इंतजार कर रहे होंगे कि हमारा नंबर कब आएगा, तो आगे की राशियों के बारे में भी आप बताएं कि किस तरीके से महत्वपूर्ण है ये, और क्या कुछ उपाय या फिर किस तरह के दान करने। हाँ जी। तो बात करते हैं हम आगे तुला राशि की। तो तुला राशि का जो स्वामी ग्रह है वो शुक्र ग्रह है, और तुला राशि वाले जातकों को इस मकर संक्रांति पर दूध और दही से जो बनी वस्तुएं हैं उनका दान करना चाहिए। सफ़ेद वस्त्र, मखाने, चावल, चीनी के साथ ही जो सप्त धान्य है उसका दान करना तुला राशि वालों के लिए बेहद शुभ माना जाएगा। और गुड़ का जो दान है, गुड़ और जो तिल, तो गुड़ और तिल का दान प्रत्येक राशि के जातकों को, प्रत्येक व्यक्ति को दान करना चाहिए। इसके लिए शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। जो तुला राशि है उसके जातकों को शुक्र का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र अपने पूजा घर में लगाना चाहिए। और शुक्र का जो बीज मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन जाप करना चाहिए। अब बात करें आगे वृश्चिक राशि की, तो वृश्चिक राशि वाले जातकों का जो स्वामी है वो मंगल ग्रह है। और वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस मकर संक्रांति पर मसूर की दाल की बनी खिचड़ी, मूंगफली, गुड़, लाल रंग के जो गर्म कपड़े हैं, स्वेटर इत्यादि जो लाल रंग के बने हुए गर्म कपड़े हैं, और दही का जो दान है वो करना बेहद शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। वृश्चिक राशि वाले जातकों को अपने पूजा घर में एक मंगल का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र स्थापित करना चाहिए, और उस यंत्र के सामने ओम क्राम क्रीम क्रोम से भूमाय नमः, इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। बात करें अगली धनु राशि की, तो धनु राशि वाले जातकों का जो स्वामी है वो गुरु ग्रह है। और धनु राशि वाले जातकों को इस मकर संक्रांति पर पीला चंदन, तिल, गुड़ के बने लड्डू, पीले वस्त्र, केले, बेसन और चने की जो दाल है उसका दान करना बेहद शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। धनु राशि वाले जातकों को अपने पूजा घर में एक गुरु ग्रह का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र अपने पूजा घर में स्थापित करना चाहिए,
और उस यंत्र के सामने ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः इस वैदिक यंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। देखिए, जो हस्त निर्मित जो वैदिक यंत्रों की मैं बात कर रहा हूँ तो वो हाथ से बनाए जाते हैं और उनमें इन्हीं ग्रहों से संबंधित रत्नों का प्रयोग किया जाता है और फिर उस यंत्र को इन ग्रहों के मंत्रों से आमंत्रित करके जागृत किया जाता है। तो हाथ से जो बने हुए यंत्र हैं उनको मंत्रों से जब आमंत्रित करते हैं तो वो निश्चित रूप से सुफल प्रदान करने में सक्षम होते हैं। बात करें अब आगे मकर राशि की, तो मकर राशि वाले जातकों का जो स्वामी है वो शनि ग्रह है। इनको इस मकर संक्रांति पर सरसों का तेल, काले तिल के बने लड्डू, कंबल और गुड़ का जो दान है वो करना बेहद शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। और मकर राशि वाले जातकों को अपने पूजा घर में एक शनि का हस्त निर्मित वैदिक यंत्र स्थापित करना चाहिए और ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। अब बात करें आगे कुंभ राशि की, तो कुंभ राशि वाले जातकों का भी स्वामी शनि ग्रह है और इन कुंभ राशि वाले जातकों को इस मकर संक्रांति पर चमड़े के जूते, चप्पलें, कंबल, घी, सरसों का तेल और तिल के लड्डुओं का दान करना बेहद शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। और मकर राशि वाले जातकों को भी अपने पूजा घर में शनि ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र स्थापित करके ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनि नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। बात करें अंतिम मीन राशि की, तो मीन राशि वाले जातकों का जो स्वामी ग्रह है वो गुरु है और मीन राशि वाले जातकों को इस मकर संक्रांति पर पीला चंदन, खिचड़ी, मूंगफली, पपीता, गुड़ के लड्डू, तिल, पीली सरसों, चने की दाल और फलों का दान करना बेहद शुभ परिणाम देने वाला साबित होगा। मीन राशि वाले जातकों को अपने पूजा घर में गुरु ग्रह का एक हस्त निर्मित वैदिक यंत्र स्थापित करना चाहिए और इस यंत्र के सामने ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शाह गुरुवे नमः इस मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करना चाहिए। चलिए, ये तो बात हो गई है तमाम राशियों की। योगेश जी, मैं आपसे एक बात और जानना चाहूँगी कि तमाम ये जो दान पुण्य है हम 15 तारीख को करेंगे, इससे कहते हैं कि आपके जीवन के कष्ट जो हैं वो उन कष्टों का कारक ये बन जाएगा, उसको छोड़ करके आप आगे की ओर बढ़ेंगे। लेकिन भगवान भी शायद ऐसा ही चाहते होंगे, जितने हम टीवी में सीरियल ही देखते हैं उसमें भी भगवान यही उपदेश देते नजर आते हैं कि इंसान अगर अपने कर्मों को ठीक कर ले, पूरे साल अगर वो अपने कर्मों को सही हिसाब से करता हुए आगे बढ़े तो इतने कष्ट जो लिखे होते हैं वो कष्ट उसके सामने आएंगे ही नहीं, क्योंकि कर्मों का प्रतिफल ही होता है जो उसके सामने आता है। और साल में एक बार आप दान करके और पूरे साल के आपके पापों के कोटों से आप मुक्ति पा लेते हैं। क्या ऐसा कुछ है? हाँ, देखिए, दान का जीवन में विशेष महत्व होता है। दान के साथ जब पूजा पाठ ये हवन वगैरह किए जाते हैं तो इनका प्रभाव जीवन में बेहद शुभ देखने को मिलता है। सामान्यतः मकर संक्रांति पर गुड़ और तिल का जो दान है बेहद शुभ फल देने वाला साबित होता है। अब जैसे हमने यहाँ पे चर्चा की है कि राशियों के अनुसार अगर व्यक्ति दान करता है तो उसके जो ग्रह हैं जो उसको दुष्परिणाम दे रहे हैं, जीवन में उसकी प्रगति में जो बाधक बन रहे हैं, तो उसके अनुसार अगर व्यक्ति दान करता है तो निश्चित ही उसको शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले भी इस प्रोग्राम में बताया कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो कार्य की पूर्ति के बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं और उनके कार्य की पूर्ति नहीं हो पाती है। कुछ लोगों के अपने कार्यस्थल पर जो कलीग हैं उनसे संबंधों में कोई बहुत ज़्यादा मधुरता देखने को नहीं मिलती है। तो ऐसे लोगों को मकर संक्रांति पर शनि से जुड़े हुए दान बेहद शुभ फल प्रदान करने वाले होते हैं। तो शनि में काले तिल है, काली उड़द की दाल है, ये तो दान किए जा रहे हैं। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर मकर संक्रांति पर जैसे काला कंबल, काले वस्त्र दान किए जाएं, गर्म कपड़े ले लीजिए जो काले रंग के हों, बेहद शुभ परिणाम देने वाले साबित होंगे। इसी प्रकार से सर्दियों का समय है, अगर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को अगर मकर संक्रांति पर जैसे जूते या चप्पलों का दान किया जाए तो निश्चित रूप से शनि को लेकर के शुभ परिणाम अपने को देखने को मिलेंगे। तो आप इस मकर संक्रांति पर बताए हुए राशि के अनुसार दान करें और आप देखेंगे कि निश्चित रूप से ये जो नया वर्ष है आपके लिए शुभ फल प्रदान करने वाला साबित होगा।
तो नया वर्ष शुभ फल देने वाला होगा और उसके तमाम उपाय आपने बता ही दिए हैं और हमारे जो दर्शक हैं वो भी इन उपायों पर बिल्कुल ध्यान देंगे और उसी हिसाब से अपने जीवन को आसान बनाने के लिए इतनी सी मेहनत तो जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद योगेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आप सभी दर्शक पतंग उड़ाएं, तिल के लड्डू खाएं और गजक रेवड़ी का लुत्फ उठाएं, लेकिन उसके साथ साथ जो दान पुण्य यहाँ हमने बताए वो भी आप जरूर करके आए। धन्यवाद।